आदरणीय इंदुमती जी कटदरे, आदरणीय भैया जी जोशी साहब, आदरणीय जनरल खंडारे, आद्या जी, विद्वत जन और मित्रों, 12 साल पहले एक विचित्र घटना हुई मेरे जीवन में और उससे जो मेरी यात्रा निकलती है उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। और वो एक यात्रा थी भारत से वापस जुड़ने की, और उससे शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ मुझे सीखने को मिला और भारत और अपनी सभ्यता के बारे में क्या कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके बारे में मैं आपको कुछ कहानियां सुनाना चाहूँगा। और उन कहानियों से जो कुछ मैंने सीखा वो भी आपके सामने साझा करना चाहूँगा। तो बात यूँ हुई कि हम लोग वापस आए थे भारत में, 2012 की बात है ये। अहमदाबाद में मैं प्रोफेसर था उस समय। तो एक ईमेल आया मेरे पास फ्रांस से। पहली बार वो ईमेल जंक फोल्डर में चला गया, तो दोबारा उन्होंने भेजा कि भाई हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको यदि मिल जाए तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। तो मैंने संपर्क किया। वैसे तो बहुत जंक मेल आती है, लेकिन इसमें कोई दम था। तो वो फ्रांस में कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं, उन्होंने एक संस्था बनाई, वहाँ की जो सबसे बड़ी संस्था है इकोनॉमिस्ट्स की। फ्रेंच में उसको बोलते हैं ले सर्कल दे इकोनॉमिस्ट, जो यानी वहाँ अर्थशास्त्रियों का मंडल। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक्स-en-प्रोवेंस में एक संगोष्ठी कर रहे हैं, और आपने अभी हाल ही में सिंगापुर में एक पेपर दिया था, उसके बारे में हमने काफ़ी अच्छी चर्चा सुनी थी, तो हम चाहते हैं कि आप आके वहाँ उसका उद्बोधन दें। और फिर उन्होंने एक और ऐसी विचित्र चीज़ बोली जो न उसके पहले, न भूतो न भविष्यति, ऐसा न पहले हुआ न मुझे लगता है कभी होगा। बोला हमारी जो संगोष्ठी है उसकी एक विचित्र बात यह है कि हम सब परिवार आपको आमंत्रित करते हैं। तो हम आपकी पत्नी और यदि आपके बच्चे हैं तो उनको भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे और खर्चा हम देंगे और रहने का। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है। वैसे ही मैं अच्छे लोग थे तो मैं जाने के लिए तत्पर था, लेकिन ये एक तरह से और भी एक कहना चाहिए प्रलोभन मिला। तो हम लोग गए तीनों, और मुझे अंदाज नहीं था कि कितनी भव्य, उस तरह की कॉन्फ्रेंस भी शायद मैंने नहीं देखी। गिने चुने लोग थे, शायद 100-200 लोग थे, और विशिष्ट वर्ग यूरोप का। उद्घाटन इटली के प्रेसिडेंट ने किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस थे। और जो मेरा पैनल था वो इतना विख्यात था कि मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, क्योंकि मेरी ख्याति तो कुछ भी नहीं थी उनके हिसाब से। जो ब्रिटिश काउंसिल के ग्लोबल हेड हैं वो थे, मैकिन्जी के जो हेड थे डोमिनिक बार्टन वो थे, स्वीडन की एजुकेशन मिनिस्टर थी, इस तरह के लोग थे मेरे पैनल पे। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ा हुआ, जैसे आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, और मेरा विषय था जो मैंने सिंगापुर में जिसके बारे में बात की थी, वो एक तरह से मेरी श्रद्धांजलि थी। क्योंकि मैं अमेरिका में 20 साल था, पीएचडी मैंने, जैसे आद्या जी ने बताया, हार्वर्ड से की थी। उसके बाद 16 साल मैंने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और उसके बाद में हम लोग हिंदुस्तान आए। और उसका कारण भी ये था कि हमने ये निश्चय किया था, मेरे बेटे का जन्म तो अमेरिका में हुआ था, हमने कहा लेकिन उसकी परवरिश जो है हम लोग भारत में करना चाहते थे। तो जैसे ही वो 6 साल का हुआ हम लोग यहाँ आ गए, और मैं उस समय ड्यूक यूनिवर्सिटी में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। तो ड्यूक और IIM अहमदाबाद और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो साझेदारी थी, कोलैबोरेशन था, उसको स्थापित करने के लिए मैं हिंदुस्तान आया था। लेकिन एक विचार मेरे मन में ये आता था कि देखिए मैं 20 साल वहाँ था, और मैं आपको ये कहूँ कि बहुत प्यार से उन्होंने हमें अपनाया, बहुत प्यार से। जो पूरी विश्वविद्यालय की व्यवस्था थी, जो समाज था, जो अर्थव्यवस्था थी, और हम लोग बहुत खुश थे। और मैं जनरल खंडारे साहब को भी बता रहा था कि वहाँ तो बल्कि अमरीकी हम लोग जिस तरह का काम कर रहे थे सिक्योरिटी के लिए और डिफेंस उसमें, तो अमरीकी सरकार की तरफ से निमंत्रण आया था कि आप अमरीकी नागरिक बनिए। ये बहुत कम होता है, ग्रीन कार्ड था उस समय,
लेकिन अमेरिकन सरकार की तरफ से न्योता आया कि हम चाहते हैं कि आप क्लासिफाइड काम करें और वो सिर्फ नागरिक ही कर सकते हैं। तो मैंने तो कहा कि किसी हालत में नहीं, मैं तो भारतीय नागरिक में जन्मा हूं और मेरी मृत्यु भी भारतीय नागरिक के रूप में होगी, तो किसी हालत में मैं नागरिकता नहीं लेने वाला हूं। तो देखिए ये अब उनका बड़प्पन कि उन्होंने हमारी कंपनी, मैं पढ़ा रहा था पर्ड्यू में, लेकिन एक स्टार्टअप था हमारा 40 लोगों का, सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी हम तैयार कर रहे थे। तो उसके चेयरमैन के रूप में उन्होंने एक रिटायर्ड एडमिरल को भेजा, एडमिरल कनेत्सनी, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो पैसिफिक फ्लीट के कमांडर थे, सबमरीन फ्लीट के। तो रिटायर जब सेवानिवृत्त हुए तो हमारी कंपनी के चेयरमैन बनाया और 2 हिस्सों में उसको विभाजित किया कि आप क्लासिफाइड काम मेरे पार्टनर कर रहे थे, वो अमेरिकन नागरिक बन चुके थे तब तक, और जो अनक्लासिफाइड काम था वो मैं देखता था। और फिर वही काम फिर जब मैं भारत आया तो वो कंपनी बिक गई और फिर मैं उससे इतना जुड़ा नहीं रहा। लेकिन मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि एक तरह से सबसे बड़ा ऋण तो भारत का है, उसी को चुकाने के लिए मैं वापस आया। लेकिन एक ऋण मेरा अमेरिका के प्रति भी है। 20 साल वहाँ पे मैं रहा और बहुत अच्छे से समय बीता, हमें कोई तकलीफ नहीं थी वहाँ। तो जब मैं वापस आया तो मैंने सोचना चालू किया कि उनकी उत्कृष्टता का राज क्या है, खासतौर से विश्वविद्यालयों का। तो मेरे मन में ये आया कि वो उनका परिशासन, जो गवर्नेंस है, उससे जुड़ा हुआ है। तो मैंने एक पेपर लिखा कि उनका गवर्नेंस क्यों इतना अच्छा है विश्वविद्यालयों का। मैंने पर्ड्यू में काम किया था, हार्वर्ड में पढ़ा था और भी ड्यूक यूनिवर्सिटी की तरफ से आया, तीनों दुनिया की उत्कृष्ट यूनिवर्सिटीज़ में से हैं। तो मैंने एक पेपर लिखा कि वो परिशासन, उनका जो गवर्नेंस है, उसके बूते पे उनकी उत्कृष्टता है। और वो ये कि जो अलुमनाई हैं, वहाँ के ही स्नातक हैं, वो ही उन यूनिवर्सिटीज़ को चलाते हैं। तो आपको तो पता ही है कि जो कोई भी विश्वविद्यालय से यदि कोई पढ़ के आता है तो उसको स्नातक बोलते हैं, और जब वो स्नातक उसको अलुमनाई बोलते हैं इंग्लिश में। तो और उनके लिए बोलते हैं आल्मा माटर, यानी लविंग मदर। अब हम विश्वविद्यालय को अपनी माँ मानते हैं। लैटिन में भी यही इसी वाक्य का प्रयोग होता है। तो अब आप सोचिए कि माँ की सबसे बढ़िया देखभाल कौन कर सकते हैं? बच्चे ही तो कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने जो परंपरा इख्तियार की वो ये थी कि चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो यूनिवर्सिटी अलुमनाई ही चलाते हैं। यानी यूँ सोचिए कि जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी है, उसका सारा बोर्ड गुजरात यूनिवर्सिटी के अलुमनाई का ही हो, तो आप सोचिए कि इस गवर्नेंस का क्या परिणाम होगा। तो इसके बारे में मैंने लिखा, उनकी जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बोर्ड का एनालिसिस मैंने किया और वो पेपर मैंने सिंगापुर में प्रस्तुत किया था। तो कुछ लोगों को पसंद आया तो उन्होंने फ्रांस में बुलाया। तो मैं जब खड़ा हुआ फ्रांस में इसी तरह से, तो मैंने उनसे पूछा कि देखिए ये विडंबना है कि एक भारतीय फ्रांस में खड़ा होके अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की उत्कृष्टता के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि विश्वविद्यालयों का उद्गम हुआ कहां? अब आप सोचिए, ये यानी इससे बड़ा विशिष्ट वर्ग वहां आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स वहां बैठे थे, जजेस बैठे थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के और तरह के नेता बैठे थे, स्वीडन की एजुकेशन मिनिस्टर थी, किसी को नहीं पता था। और एक महिला खड़ी हुई ऑडियंस में से, आज बहुत अच्छी मित्र हैं, एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने 4 शब्द बोले जो जैसे तीर लगा मेरे दिल में। पहले 2 शब्द थे द ग्रीक्स, यानी यूनानी। आप तो जानते ही हैं कि पश्चिमी सभ्यता का उद्गम वो लोग यूनान से मानते हैं। तो बोला, उन्होंने कहा कि यूनानी, द ग्रीक्स, और आखिरी 2 शब्द बोले ऑफ कोर्स, यानी और कौन हो सकता है। तो मैं अवाक रह गया, और इसके गवाह है मेरी पत्नी और मेरे पुत्र, दोनों उस समय ऑडियंस में थे। तो मैं अवाक रह गया और उस समय से सिर्फ इतना मेरे मुंह से निकला, नो मैम, इट वाज नॉट द ग्रीक्स ओनली हैड अकेडमीज, द यूनिवर्सिटीज वर क्रिएटेड इन इंडिया एंड फॉर मेनी ईयर्स वी हैड द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, नालंदा और शायद वल्लभी का भी मैंने नाम दिया। इतना मुझे पता था। तो एक तरह से भारत का झंडा छोटा सा गाड़ के मैं चला आया वापस। लेकिन मैं उस कॉन्फ्रेंस से बाहर उस
सेशन से बाहर, उस सत्र से बाहर आ रहा था, तो मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को कहा कि ये इतिहास मैं लिखूंगा और विश्व के समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। अच्छा, तो उसमें अब विडंबना ये, मैंने सोचा कि अब इतिहास है, छोटा सा इतिहास रहा होगा, तक्षशिला नालंदा कौन सी बड़ी बात है, लिख देंगे, 1-1.5 साल लगेगा। तो मैंने बैठा, मैं 2012 की बात है, वहाँ से चालू हुआ जुलाई से। तो मैंने लाइब्रेरियन साहब जो हमारे IIM अहमदाबाद के उस समय अनिल कुमार थे, अब गुजर गए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनको एक बड़ी सारी लिस्ट थी कि ये किताबें आप मेरे लिए मंगवाइए। तो मंगवाना चालू किया और कई 100 किताबें और हज़ारों पेपर्स तो उन्होंने मेरे लिए इकट्ठा किए। और फिर मैं लोगों से बात करने लगा, और आपको इंदुमती जी को पता नहीं ध्यान है कि नहीं, मैं उनसे भी मिलने गया। और उन्होंने मुझे एक महाराष्ट्र से एक कोई पत्रिका निकलती थी, छोटी सी पत्रिका थी, जिसमें कुछ लेख थे अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों के, तो वो भी उन्होंने मुझे दिए। उसमें कुछ चीज़ें मिली, लेकिन मैंने उन लेखों को प्रामाणिक नहीं माना, क्योंकि मेरा जो तरीका है वो ये कि मैं सेकेंडरी सोर्सेज पे, यानी जो परोक्ष चीज़ें हैं, मैं वो नहीं दे, उसको पृष्ठभूमि के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि यदि ये है तो उसका मूल ग्रंथ कौन सा है, कहाँ पे है, इसके अवशेष कहाँ है, ये सब मिलता है। तो वो मैंने खोज करनी चालू की, और जो मैंने सोचा कि 1-1.5 साल लगेंगे, आज 12वां साल है। और उसका कारण ये कि जैसे सांप की पूंछ आप खींचते जाओ, निकलता ही जाए, तो निकल रहा था। ऐसी ऐसी चीज़ें निकल रही थी जो मेरी कल्पना की, मतलब अद्भुत तो थी ही, लेकिन मेरी कल्पना के बाहर भी थी। तो उसके बारे में मैं आपको 2-3 मैं कुछ संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरा मुद्दा वो नहीं है कि हम अपने अतीत के गौरव को आज उसका अवलोकन करें। वो मैंने अलग अलग मंचों पे किया है, यूट्यूब पे भी है, और मैंने इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से संजो के रखा है, सोशल मीडिया पे नहीं आने दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी सनसनीखेज और बारीक चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि पहले विद्वान लोग देखें और वो लोग अपना मंतव्य दे दें, उसके बाद में ही ये जनता के सामने आए। तो वैसे तो मैंने अलग अलग फोरम्स में इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में मैंने चर्चा की है। सबसे पहले मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में इसका उद्बोधन दिया, फिर JNU में दिया, फिर जो सबसे बढ़िया आर्कियोलॉजिस्ट हैं डेक्कन कॉलेज में वहाँ दिया, दुनिया भर में भी MIT में, हार्वर्ड में, येल में, ऑक्सफोर्ड में, इन सब जगह उद्बोधन दिया, ताकि सब विद्वान लोग जो मेरा जो सबूत है, मेरे जो प्रमाण है, वो देख लें, और जो मेरा आकलन है वो भी देख लें। तो संक्षिप्त में मैं आपको उसका बताता हूँ, और फिर दूसरी चीज़ें जो उससे निकली उसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। और आज जो प्रमुख विषय जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि इसका अर्थ क्या होता है। ये ठीक है, हमारा अतीत तो था गौरवशाली, और उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा अभी, लेकिन उसका अर्थ क्या निकलता है और आज के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करने की आवश्यकता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ 3 ही विश्वविद्यालय नहीं थे, ये 7 थे। तक्षशिला वो आज पाकिस्तान में है, जैसे गुड़गांव दिल्ली से है जुड़ा हुआ, वैसे तक्षशिला इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ है। तक्षशिला इस्लामाबाद का सबब मान लीजिए, उसका उप शहर है, वो उपनगर है। और तक्षशिला जो है नष्ट हो गई थी 450 ईस्वी में, सफ़ेद हूण आए, उन्होंने उसको नष्ट किया। तो जो गुप्त साम्राज्य था, उन्होंने निश्चय किया कि अब यहाँ पे कोई ज्ञान का केंद्र नहीं रह सकता, हमें पूर्व की तरफ आना पड़ेगा सुरक्षित होने के लिए। तो 450 के आसपास ही नालंदा का उद्गम होता है। उसके बाद में विक्रमशील, उदंतपुरी, जगद्दाल, और जो सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर जो विश्वविद्यालय था अपने इतिहास में वो है सोमपुरा, आज बांग्लादेश में है, राजशाही डिस्ट्रिक्ट में। और फिर गुजरात में यहीं भावनगर में वल्लभी। तो ये 7 थे, और इन 7 में लगभग 1800 साल तक ये व्यवस्था चली। तक्षशिला जो है उसका उद्गम 2600 साल पहले का, यानी ईसा पूर्व 600 साल पहले का, और नष्ट हुई 450 में, तो 1000 साल चली वो। उसके बाद नालंदा लगभग 800 साल चली। तो 1800 साल का पूरा इतिहास अपना गौरवशाली इतिहास है। वल्लभी की संरचना जो है वो 531 के आसपास होती है, और
1787 के आसपास उसको नष्ट किया जाता है। और इसी तरह से बाकी जो 5 विश्वविद्यालय बचे थे वो भी नष्ट हो गए 1203 में। उसकी कहानी मैं अभी दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन इस 1800 साल के इतिहास में लगभग 20 ऐसे अन्वेषण हुए जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। और मैं अर्थशास्त्री हूँ, मैं इतिहासविद, इतिहास में ट्रेनिंग है मेरी, लेकिन मेरी प्रमुख ट्रेनिंग तो इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक थियरी में मैं काम करता हूँ। तो मैंने जो है इन विश्वविद्यालयों को एक संस्थानों के रूप में देखा है। यानी यदि नालंदा में यदि 10,000 बच्चे पढ़ते थे और 2,000 प्राध्यापक थे और बहुत सारे सहयोगी लोग थे, तो एक शहर चलता होगा ना। तो शहर का पैसा कहाँ से आता था, उसकी व्यवस्था कैसे थी, उसमें अधिकार किसके पास था, डिग्रीज किस तरह की थी, ये सब चीज़ें मैंने देखना चालू की। और आप इस बात को सुन के दंग रह जाएंगे। आप गौर करिए मेरी बातों को। इसका पूरा वर्णन हमें हजारों पृष्ठों में मिलता है, किसी ने देखा नहीं उसको। बल्कि नालंदा का पूरा संविधान हमारे पास है, 8,000 पृष्ठों का, मूल संस्कृत में है। उसको बोलते हैं मूल सर्वास्तिवाद विनय। बौद्ध, क्योंकि ये सारे जो विश्वविद्यालय थे तक्षशिला के पूर्वार्ध को छोड़ के ये सारे बौद्ध थे, तो इनका जो संघ संचालन होता था वो बौद्ध पद्धति से होता था। तो बौद्ध पद्धति का जो संचालन होता था उसका ग्रंथ होता है विनय। विनय का मतलब यही होता है कि किस तरह से आप अपनी कार्यकारी, आप किस तरह से अपना कार्य करें, उसका संचालन कैसे करें, उसको विनय बोलते हैं। तो ये मूल सर्वास्तिवाद विनय उपलब्ध है, चौथाई संस्कृत में है मूल, बाकी नष्ट हो गया। लेकिन उसका अनुवाद 80% चाइनीज भाषा में मिलता है, 100% तिब्बती में मिलता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि यह ग्रंथ जो तिब्बती समुदाय है उसका इष्ट ग्रंथ है। जैसे अपने यहां गीता है वैसे उनके लिए इष्ट ग्रंथ है। और ये सबसे बड़ी विडंबना, आज मैं इस तंत्र से जुड़ा हुआ हूं जो तिब्बती जो शिक्षा का तंत्र है। कई यूनिवर्सिटीज चलती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सारनाथ में, और मैंने जो उनके प्रमुख जो विद्वान हैं उनसे भी चर्चा की इसके बारे में। मैंने कहा ये तो आपका इष्ट ग्रंथ है, कौन पढ़ने वाला है, मुझे बताइए इसके बारे में, मैं मिलना चाहता हूं उनसे। आप विश्वास करिए भारत में कोई भी नहीं पढ़ने वाला है इसको। तो ये कैसे हो सकता है? किसी भी आप तिब्बती मॉनेस्ट्री में जाइए या उधर संघ में वो विहार में जाइए, तो बुद्ध की प्रतिमा के नीचे एक स्वर्णिम वस्त्र में आपको ये 8,000 पृष्ठ लपेटे हुए मिलेंगे। इसकी पूजा होती है लेकिन पढ़ते नहीं। तो मैंने बोला फिर करते क्या है आप इसका? तो एक विद्वान जो है थोड़ा सा झेप के मुझे बोले कि हम लोग इसकी एक टीका, उसका एक संक्षिप्तीकरण है, उसका लघु एक हिस्सा है, उस पर हम टीका पढ़ते हैं। मतलब यदि आप सोचिए कि गीता पढ़ने की बजाय आप गीता का एक संक्षिप्त सारांश पढ़ें और उस पर एक किसी सोशल मीडिया कमेंटेटर ने कुछ लिखा हो वो आप पढ़ें, तो आपका गीता का ज्ञान क्या होगा? तो हुआ ये, उनकी भी शायद गलती नहीं है, हुआ ये कि वो ज़्यादातर भिक्षु हैं जो कि इस ज्ञान परंपरा को लेकर आगे चले। तो उन्होंने वो चीज़ें जो भिक्षुओं के लिए आवश्यक हैं वो तो ले ली, लेकिन जो संस्थान चलाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक थी वो एक तरफ छोड़ दिया उन्होंने। तो अब जिस विद्वान से मैंने ये और अब विडंबना ये है कि सारे के सारे जो 90% विद्वान जो इस ग्रंथ पे काम करते हैं वो जापान में है और जापानी भाषा में लिखते हैं, और जो 1-2 विद्वान जो हैं बाकी वो अमेरिका में हैं, और उन्होंने भी जो लिखा वो भाषाविद की तरह से लिखा। मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, मैं तो संस्थानों को देखता हूँ। तो मैंने जब उनके लेखों को देखना चालू किया तो उसमें जो अवशेष मिलने लगे कि किस तरह से प्रबंधन होना चाहिए, किस तरह से धन को जुटाना चाहिए, तो उसका आकलन मैं करने लगा। तो सारी जो हमारी विश्वविद्यालयों की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से समझ में आने लगी। तो ये सब जो 20 अन्वेषण थे वो मुझे क्रमवश मिले। पहला अन्वेषण तो ये जो तक्षशिला में था वो ये कि सारे के सारे विषय वहां शिक्षित होने चाहिए। यानी कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि तक्षशिला में एक शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती थी। जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, कई ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहाँ बच्चा बनारस से जा रहा है या कहीं और से जा रहा है या मगध से जा रहा है, और वो जाके क्या करता है, वो शस्त्र विद्या पढ़ता है।
वहाँ पे बहुत बड़ा एक मेडिकल स्कूल भी था। मैंने भी कुछ लोगों से यहाँ अर्ज़ किया, मैं पाकिस्तान में बहुत सारा काम करता हूँ, कई बार मैं वहाँ गया हूँ, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे आप तक्षशिला ले जाइए, तो ले गए। पूरा एक दिन मैंने वहाँ बिताया, वहाँ जो म्यूज़ियम है वहाँ गया, डायरेक्टर साहब से चाय पी, और क्या बोलते हैं, कई सौ तस्वीरें ली मैंने वहाँ तक्षशिला में जाके, प्रत्यक्ष रूप से मैं देखना चाह रहा था। और वहाँ जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो प्रकरण थे, वो सब उनकी तस्वीरें भी मैं लेके आया, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो ये सब, तो कहने का मतलब ये कि तक्षशिला में समग्र जो ज्ञान परंपरा थी उसका प्रतिपादन होता था। यानी यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सल, एवरीथिंग अंडर द सन मस्ट बी स्टडीड हियर। जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी है तो इसमें हर एक विषय सिखाया जाएगा, और यदि हर एक विषय नहीं सिखाया जाएगा तो फिर ये तो सिर्फ एक अकादमी हुई, जो कि ग्रीक्स के पास थी, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय नहीं बनाया। तो ये 20 अन्वेषण हुए, और ये 10 साल का मेरा शोध लगभग बहुत अच्छा चित्र मेरे मन में बन गया। और फिर 2 साल पहले एक और भी अद्भुत घटना हुई जिसने मुझे चौंका दिया। बात यह है कि मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, उन्होंने मुझे बुलाया था कुछ सेशंस को चेयर करने के लिए। तो एक व्यक्ति जो वहाँ के संस्थापक हैं, विलियम डैलरिम्पल, उनसे मैं बात कर रहा था इस रिसर्च के बारे में। वो काफ़ी रोमांचित हुए उसके बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ये क्रिस्टोफर बेकविथ की किताब पढ़ी है क्या, वॉरियर्स ऑफ द क्लस्टर्स? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप देखिए। तो मैंने देखा, तो उसमें उन्होंने दिया कि उसमें उन्होंने ये साबित किया कि जो यूरोप के विश्वविद्यालय थे, जैसे ऑक्सफोर्ड और पेरिस या बोलोनिया या ये सब, वो सब जो इस्लामी सभ्यता थे उससे उन्होंने हूबहू वो उसकी संरचना ली। यानी कि उसकी जो वास्तुकला है, वो उसमें जो ज्ञान परंपरा है, जिस तरह से वार्तालाप होता था, शास्त्रार्थ होता था, वो भी इस्लामी सभ्यता से लिया। और ये प्रोफेसर एक मकदीसी हैं, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर थे। उन्होंने ये साबित किया कि ज्ञान परंपरा ये सब इस्लामी सभ्यता से आई। तो बेकविथ ने ये साबित किया कि वो इस्लामी सभ्यता ने मध्य एशिया से लिया। मध्य एशिया बौद्ध हुआ करती थी इस्लाम के पहले। तो जो वहाँ जो बौद्ध विहार थे, जो कि नालंदा के तहत चलते थे, बल्कि बल्ख जो शहर है अफगानिस्तान में, मज़ार शरीफ जिसको आज बोलते हैं, उसको लिटिल राजगीर बोलते थे। श्वेनसांग जब आए तो बोलते थे कि एक लघु राजगीर है। राजगीर क्या? राजगृह, जहाँ नालंदा थी। नालंदा तो आप जानते ही हैं कि राजगृह में है। तो यानी कहने का मतलब ये कि एक छोटी नालंदा अफगानिस्तान में भी चलती थी। तो क्रिस्टोफर बेकविथ ने साबित किया कि यहां से सारा ज्ञान इस्लामी सभ्यता में गया। तो मैंने फिर और टटोलना चालू किया, और फिर मुझे क्या पता चला कि जो यहां से सीधी अरबों के पास नहीं गई, यहां से गई पहले सभ्यता ईरान, ये वहां से फिर उनके पास गई, और ईरान कैसे पहुंची इसके भी अवशेष मुझे मिल गए भारत में। तो 3 चीजें भारत से जाती हैं, क्योंकि 2 साल पहले तक मुझे सिर्फ इतना पता था कि 20 चीजों का उद्गम भारत में हुआ, ये सब नष्ट हो गई, और उनका स्वतंत्र रूप से, ऐसी मेरी कल्पना थी, यूरोप में उद्गम हुआ। मकदीसी ने दिखाया कि नहीं, उनका यूरोप में उद्गम नहीं हुआ, यूरोप ने उनको लिया इस्लामी सभ्यता से। बेकविथ ने दिखाया कि इस्लामी सभ्यता ने मध्य पूर्व से लिया। और मैं जो सिद्ध कर रहा हूं वो ये कि ये सब मध्य पूर्व ने भारत से लिया। तो पूरी एक श्रृंखला यूरोप तक मिल जाएगी आपको। और सिर्फ ये 2 चीजें ही नहीं, तीसरी भी चीज जिसपे किसी ने चर्चा नहीं की, कि किसी ने मूल सर्वास्तिवाद विनय को उस तरह से पढ़ा ही नहीं। तीसरी चीज जो भारत से गई, वो पूरी विश्वविद्यालय की व्यवस्था। और ये हमारी विश्व को सबसे बड़ी देन है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं अक्षय निधि या अक्षय निधि, चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको आज बोलते हैं। द फर्स्ट चैरिटेबल ट्रस्ट वर क्रिएटेड इन इंडिया। और सारे दुनिया के जो उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हैं वो एक अक्षय निधि के उस पे ही चलते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट पे चलते हैं।
तो उसकी पूरी कल्पना भारत में हुई। यहाँ से जाती है मध्य पूर्व में, वहाँ से जाती है यूरोप में, और पूरी की पूरी ये चली जाती है। तो अब मैं आपको बताऊं कि इससे मैंने सीखा क्या। वहां स्थिति बहुत विचित्र हो जाती है। इसको समझने के लिए मुझे 7 बड़े प्रश्नों का उत्तर पहले देना पड़ा, और वो आप विश्वास करिए इस पे कोई ज्यादा चर्चा हुई नहीं है। और ये 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने मैं रखूंगा भारतीय सभ्यता के लिए, अपनी सभ्यता को पहचानने के लिए, कि ये 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, भारत में ये विश्वविद्यालय क्यों थे? दूसरा प्रश्न, बाकी विश्व में ये विश्वविद्यालय क्यों नहीं थे? तीसरा प्रश्न, ये विश्वविद्यालय उनकी जगह तक्षशिला में क्यों थी? नालंदा में क्यों थी? चौथी बात, इनमें से एक विश्वविद्यालय की स्थापना महिला ने की 6ठी शताब्दी में। हमें तो यह सिखाया गया था कि भारत में तो महिलाओं का दमन होता था, एकदम से महिलाओं का वर्चस्व कहां से आ गया 6ठी शताब्दी में? अगला प्रश्न, ये सारे के सारे लक्षित होकर नष्ट क्यों किए गए? उसके पीछे क्या राज था? उसका भी मुझे मिल गया कि किसने ये इसके पीछे क्या राज था। और आखिरी प्रश्न जिसके बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूंगा संक्षिप्त में 10-15 मिनट में, कि ये सब इतना गौरवशाली इतिहास हमारा है तो हम इसको भूल कैसे गए? हमारे सामने ये सारे प्रमाण हैं, और मैंने ये साबित करके दिखाया है इन 12 सालों में कि ये सारे प्रमाण हैं, और मैं आपको अभी दिखा सकता हूं सारे। हर समय मेरे पास वो डिजिटाइज्ड रूप में रहते हैं। लगभग 30 लाख पन्ने, 3 million pages I have digitized for this। और कितनी भाषाओं में? 9 मूल भाषाएं हैं साहब, 9 मूल भाषाएं हैं। कौन सी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, चाइनीज, तिब्बती, यूनानी, फारसी, अरबी और लैटिन। इनमें आपको मूल ग्रंथ मिलेंगे। और जो संदर्भ के लिए, जो परिप्रेक्ष्य के लिए जो मुझे ग्रंथ चाहिए या पेपर चाहिए, वो 7 अन्य भाषाओं में है। हिंदी, बहुत अच्छा काम हुआ है इस हिंदी में। गुजराती में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है वल्लभी पे। बांग्ला में बहुत अच्छा काम हुआ है पाल साम्राज्य पे। और फिर जो यूरोपीय भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रशियन और स्पेनिश। तो ये सारे सबूत थे हमारे सामने, लेकिन हमारे पास आंखें ही नहीं थी, हम अंधे थे इनके सामने। तो सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने ये था कि ये सारा कुछ सामने होते हुए भी हम देख क्यों नहीं पाए? तो तब मुझे ये समझ में आया, और इतनी बड़ी भूमिका मैंने इसलिए बांधी क्योंकि ये भूमिका नहीं बांधता तो आपको समझ में नहीं आता कि कितनी ज्यादा भांग कुएं में डल चुकी है, कितनी ज्यादा भांग कुएं में डल चुकी है, और हम सब नशे में हैं। और कोई, मेरे पास इसके शब्द नहीं है। और क्यों, मैं आपको बताऊं। 1784 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई 1757 में, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये तो देश जो है हमारी समझ के बाहर है, बहुत जटिल देश है, तो इसे हमें समझना पड़ेगा, लेकिन इसको हम अपने तरह से समझेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया 1784 के आसपास। यानी कि आपके ग्रंथ लाइए, हम अनुवाद करेंगे, हम अपने सिरे से देखेंगे, हम अपना नैरेटिव, हम अपना कथानक बनाएंगे। तो 1784 से 1818 के बीच में उनका नैरेटिव तैयार हो गया। और नैरेटिव यदि आपको देखना है, पूरा कथानक जो उनका देखना है, तो आज भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपीराइट उसका खत्म हो चुका है, 4 ग्रंथ वो मिल जाएंगे 4 खंडों में। जेम्स मिल, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, जेम्स मिल कहते हैं कि मैं कोई भारतीय भाषा नहीं जानता, मैं भारत कभी गया नहीं, लेकिन इसलिए मैं निष्पक्ष होके भारत के बारे में लिख सकता हूं। आप सोचिए विडंबना, ये कि ये मकौले ने बोला बाद में, उसके बारे में उसमें बाद में आते हैं। अच्छा,
ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण इसलिए हुआ कि पूरी जो इंडियन सिविल सर्विस थी उनके लिए ये टेक्स्ट बुक थी। उसके बाद में उनके, अच्छा ये भी किसके मुलाजिम थे, वो जो है कहना चाहिए कि ये तो ही वॉज अ पेड एम्प्लॉई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जो किसी ने पब्लिसिटी मटेरियल अपना तैयार कर दिया हो उसको हम इतिहास मान के चल लें, वो वाली घटना हुई थी। उसके बाद में उनके बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि बहुत प्रमुख अर्थशास्त्री माने जाते हैं, बहुत प्रमुख दार्शनिक माने जाते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में। कोई भी यहाँ किसी ने एमए किया है इकोनॉमिक्स में या एमए किया है फिलॉसफी में तो जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम सबको पता होगा। जेम्स मिल के जो पुत्र थे, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और इसमें मिर्च मसाला डाल दिया। और फिर जब इंडियन सिविल जो 1857 के बाद में जो आंदोलन हुआ, जो क्रांति हुई भारत में, जो स्वाधीनता का युद्ध हुआ या जिसको ब्रिटिश बोलते हैं म्यूटिनी, उसके बाद में सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया। उनकी जो ट्रेनिंग, बाय द वे, जो उनकी सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला मैनेजमेंट स्कूल था, प्रबंधन उन्होंने सिखाया, वो हेलीबेरी में उनका मैनेजमेंट स्कूल चलता था, दुनिया का पहला मैनेजमेंट स्कूल, सारे के सारे उनको मुलाजिम को तैयार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो 1858 में स्कूल को बंद कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी गई, स्कूल भी गया। तो अब इंडियन सिविल सर्विस को ट्रेन कहाँ करें? तो उनको बोला कि चलो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में भेजते हैं। लेकिन क्योंकि उनको डिग्री वहाँ की नहीं मिलती थी, तो इसलिए वो लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है इस मामले में संकुचित होते थे, हिचकिचाते थे उनको लेने में। यानी वो इंडियन सिविल सर्विस वालों को चाहते नहीं थे वहाँ लेना, कि ये 2 साल के लिए आएंगे, डिग्री के बिना लिए चले जाएंगे। तो एक दूरदर्शी वहाँ मास्टर था, बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। मैं उसी कॉलेज का पढ़ा हूँ, हार्वर्ड के पहले मैंने वहाँ डिग्री ली, तो 2 साल वहाँ जाके मैंने देखा। बेंजामिन जोविट ने कहा कि इंडिया इज द ज्यूअल इन द क्राउन, और आईसीएस जो है वो इस क्राउन की हिफाजत वो करेंगे। इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है, इनको यहां बुलाओ। तो आप विश्वास करिए, 2/3 इंडियन सिविल सर्विस की ट्रेनिंग, जो 2/3 ऑफिसर्स थे, वो बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई। और विडंबना यह है कि जो पहली प्रोफेसरशिप दुनिया की जो हुई संस्कृत में, बोर्डन प्रोफेसरशिप, वो भी बेलियल कॉलेज में ही है। आपको पता है यूनिवर्सिटी में वहाँ कॉलेजिएट सिस्टम होता है, तो हर एक प्रोफेसर एक कॉलेज में पहले नियुक्त होता है। तो वो बेलियल के प्रोफेसर है। तो वो एक अलग कहानी है कि किस तरह से वो कथानक बना। तो वो और वहाँ पे उन्होंने किसको नियुक्त किया? तीसरे व्यक्ति को नियुक्त किया इन सब की ट्रेनिंग का दारोमदार उठाने के लिए। ही वॉज द वन हु कंप्लीटेड द नैरेटिव। उस व्यक्ति का नाम था, जो आज कोई भी इतिहासविद उस नाम से अपरिचित नहीं हो सकता, उसका नाम था आर्नल्ड टॉयनबी। तो आप देखिए कि उनकी सभ्यता के 3 जो मानक लोग थे, जो सबसे प्रगाढ़ चिंतक थे, जो सबसे ज्यादा दूरदर्शी थे, उनको उन्होंने नैरेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया। ये कहीं कहानी आपको नहीं मिलेगी। मैं सांप की पूंछ, मैंने आपको बताया ना, खींचते खींचते मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। अच्छा, तो उसका फिर क्या निष्कर्ष हुआ, और उसकी भी मैं एक विडंबना बताता हूं। जब ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनी, तो ये टेक्स्ट बुक बन गई, और 1840 के आसपास इसके कई एडिशन, कई संस्करण निकले। तो तब तक जेम्स मिल गुजर चुके थे। तो उस समय जो बोर्डन प्रोफेसर थे संस्कृत के बेलियल कॉलेज में, उनको दारोमदार दिया कि इसका नया संस्करण आप तैयार करिए। तो जो प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि इसमें तो झूठ ही झूठ है। वो अंग्रेज थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड में, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें तो गलत चीजें हैं सारी। तो उन्होंने फुटनोट्स डालने चालू किए। अब जैसे एक फुटनोट था, एक जगह वो कहते थे कि महिलाओं का जो है दमन होता है और महिलाएं असुरक्षित हैं भारत में। कोई महिला जो है कलकत्ते में जाए तो उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा। तो ये जो प्रोफेसर थे बेलियल के, उन्होंने जाके, तब तक तो आंकड़े उपलब्ध थे, ब्रिटिश साम्राज्य ने आंकड़े उपलब्ध कराए, तो उन्होंने उसका आकलन करना चालू किया और फिर लंदन और पेरिस से उसकी तुलना की।
बोला कि कलकत्ता में तो महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं तो लंदन और पेरिस में है। तो फुटनोट पे, तो बाद का एडिशन आप जाके देखें, वो भी उपलब्ध है, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फुटनोट पे वो बोल रहे हैं कि ये गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। लेकिन तब तक नैरेटिव इतना पक्का हो गया था कि कोई फुटनोट्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और 1975 में जब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को वापस पुनर्प्रकाशित किया, सारे फुटनोट्स गायब कर दिए। 1975 की बात है। इतनी महत्वपूर्ण ये पाठ्य पुस्तक थी कि इसको वापस पुनर्मुद्रित किया एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने उसको गायब कर दिया। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो फिर 2 फरवरी 1835 में आते हैं, उसी के कुछ साल बाद, जब तक कि नैरेटिव पक्का हो गया। तो नैरेटिव क्या था, ये आते हैं मकौले साहब, वो भी वही बोलते हैं जो जेम्स मिल ने बोला, I have no knowledge of either Sanskrit or Arabic, but I have done what I could to form a correct estimate of their value. I have read translations of the most celebrated Arabic and Sanskrit works. I have conversed both here and at home with men distinguished by their proficiency in Eastern tongues. I am quite ready to take the Oriental learning at the valuation of Orientalists themselves. I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. The intrinsic superiority of Western literature is fully admitted by those members of the committee who support the Oriental plan of education. यानी हमने बहुत अच्छे से भांग पी ली। यानी कि उस समय तक नैरेटिव इतना बदल गया था कि इन्होंने बोला कोई भारतीय ऐसा नहीं मिला जो हमें बता सकता था कि भारतीय सभ्यता का क्या उपलब्धियां थीं। और बिल्कुल साफ विदित है कि यूरोपीय सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता से कहीं आगे है। तो गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखा, आप सभी जानते हैं, आपने सबने पढ़ा। उन्होंने कहा कि भाई हमें राजनीतिक स्वराज चाहिए, हमें आर्थिक स्वराज चाहिए। लेकिन उनकी एक चूक रह गई गांधी जी की, युवा थे उस समय, पूरी उतनी समझ शायद नहीं रही होगी, बाद में तो उनको भी समझ में आया। लेकिन 1928 में एक और चिंतक थे बहुत मशहूर, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य। उन्होंने एक उद्बोधन लिखा, एक लेख लिखा, द स्वराज इन आइडियाज, वैचारिक स्वराज। देखिए, स्वराज अलग अलग स्तर पे होता है, राजनीतिक स्वराज, आर्थिक स्वराज, सामाजिक स्वराज, सांस्कृतिक स्वराज और वैचारिक स्वराज। और वैचारिक स्वराज सबसे कठिन है। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने अंग्रेजी में लिखा लेकिन मैं हिंदी में पढ़ता हूं, जब मैं सांस्कृतिक अधीनता की बात करता हूं तो मेरा अभिप्राय किसी विदेशी संस्कृति के समन्वय से नहीं है। ऐसा समन्वय अपने आप में बुरी बात नहीं होती। हमें कोई, दुनिया में विचार कहीं से भी आए, हमें कोई विरोध नहीं है उसका। स्वास्थ्यप्रद प्रगति के लिए सकारात्मक रूप से समन्वय आवश्यक है और इसे स्वतंत्रता की हानि नहीं मानना चाहिए। यह समन्वय अच्छा है, लेकिन सांस्कृतिक अधीनता तब होती है जब किसी के पारंपरिक विचारों और भावनाओं के समूह को बिना तुलना और विश्लेषण के किसी दूसरे समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो एक विदेशी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और एक प्रेत की तरह से अपने पर काबू कर लेता है। तो यही अपने साथ हुआ कि ये जो पश्चिमी अवधारणा है भारत के बारे में, भांग की तरह से नहीं, एक प्रेत की तरह से उसने हमें ग्रहण कर लिया। ये भट्टाचार्य साहब लिखते हैं। जब कोई व्यक्ति इससे मुक्त होने में सक्षम होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो आंखों के पर्दे हट गए हों और एक पुनर्जन्म का अनुभव करता है, और इसी को मैं वैचारिक स्वराज कहता हूं। तो मुझे बताया गया है कि अब 2 मिनट मेरे पास बाकी हैं, तो संक्षिप्त तो मैं निष्कर्ष पे पहुंचता हूं। मित्रों, आज भारत की स्थिति बहुत गंभीर है वैचारिक दृष्टि से, और मैं एक उदाहरण दूं
आद्या जी से इसके बारे में बात हो रही थी। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी शिमला में मैं वाइस चेयरमैन हूँ। तो हमने वहाँ की पद्धतियों को थोड़ा सुचारू किया और 400 लगभग प्रस्ताव आए हुए थे 2 साल से कोविड में, उनको जल्दी से पारित किया। उनमें से जो सिलेक्शन करना था वो हमने किया। तो मैंने 400 प्रस्ताव, उनकी सारांश, कईयों की पूरी प्रतिलिपि वो देखी। ये आज भारत का बौद्धिक वर्ग है, उत्कृष्ट बौद्धिक वर्ग। हिंदी में भी थी, अंग्रेजी में भी थी, कुछ अच्छी थी, लेकिन जो औसत स्तर था चिंतन का वो एक बढ़िया पश्चिमी विश्वविद्यालय के अंडरग्रेजुएट लेवल का भी नहीं था। ये विडंबना की बात है, लेकिन मुझे इसमें बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत मानद मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। उनकी किताबें, उनकी थियोरीज जो हैं टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती हैं। उनको हमने बुलाया रिव्यूअर के तौर पे। उन्होंने कहा ज़्यादातर लोगों को शीर्षक लिखना भी नहीं आता। और ये एक आखिरी चीज़ उन्होंने बोली कि जो स्तर अंग्रेजी में तो बहुत ख़राब है, लेकिन हिंदी में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। हिंदी में कम से कम ऐसा लगता है कि लोग चिंतन कर पा रहे हैं, अंग्रेजी के माध्यम से तो लगता है कि चिंतन हो ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये कि ये जो हमारी जो चिंतन की प्रक्रिया है, जो हम करना भूल गए हैं, उसको वापस उसका पुनरुत्थान करना चाहिए। और विडंबना ये है कि ये हमने दुनिया को सिखाया। इसको बोलते हैं न्याय दर्शन। ये न्याय जो है भारत से गया मध्य पूर्व में, इस्लामी सभ्यता में उसको बोलते हैं वहाँ कलाम या अल फलसफा। वहाँ से गया वो यूरोप, उसको बोलते हैं स्कोलास्टिक मेथड। उसके बूते पे सारी उनके विश्वविद्यालय चले। उनके पूरा जो इस्लामिक रेनेसांस था वो इस पद्धति से हुआ, और हम इसको भूल चुके हैं। आज जो न्याय दर्शन है वो एक 10 साल के बच्चे को भी सिखाना चाहिए, इतना संक्षिप्त में उसको करना चाहिए। वो सब हम भूल गए हैं, ये करना आवश्यक है। और दूसरा कि यदि चिंतन को वापस इसका पुनरुत्थान करना है तो एक ही तरीका है, गुरु शिष्य परंपरा को वापस चालू करना। उसका मैं आपको एक जीवंत उदाहरण दे रहा हूँ, और यहाँ मैं संक्षिप्त में इसका संबोधन को अंत करूँगा। पिछले 5 साल से हमने ये प्रयोग किया है माइका में। आपने सुना था कि मैं माइका में हूँ। तो माइका में जब मैं आया तो हमारे पास आंकड़े हैं। अभी हमने 7 साल का आकलन किया। 7 साल पहले जब मैं आया तो कोई भी चिंतन नहीं था। और उसका प्रमाण ये है कि हम लोग एक रैंकिंग इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट में, और वो मैं आपके सामने आखिर में रखना चाहता हूँ। उसमें है, उसको ABDC रैंकिंग बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस स्कूल डीन्स रैंकिंग। उसमें C कैटेगरी पेपर्स होती हैं जो हज़ारों जर्नल्स हैं C कैटेगरी की। उसके बाद में B कैटेगरी आती हैं जो करीब 800 जर्नल्स हैं। उसके बाद में A कैटेगरी आती है, लगभग 400 जर्नल्स हैं। उसके बाद में A स्टार आती है, लगभग 200 जर्नल्स हैं। और ये उत्कृष्टता की सीढ़ी बढ़ती जाती है। उसके ऊपर है 50 जर्नल्स FT50 के, और उसके ऊपर है 24 जर्नल्स यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस के। तो यदि जिंदगी में एक बार भी एक प्रोफेसर UT डैलस में अपना पर्चा छाप ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हम लोग जब आए, मैं जब आया था माइका में 7 साल पहले, तो एक प्रोफेसर C कैटेगरी के कुछ जर्नल्स में पब्लिश कर रही थी। हमने गुरु शिष्य परंपरा को वापस लागू किया। कैसे? जो सबसे बढ़िया जो मैनेजमेंट के प्रोफेसर्स हैं भारतीय मूल के, दुनिया की मानद यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि बहुत उत्सुक हैं भारत से जुड़ने के लिए, उनको उनका गुरु हमारे प्रोफेसर्स का गुरु निर्धारित किया। 4 या 5 ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने हमारे 30 प्रोफेसर्स को अपने शरण में लिया एक तरह से। अब 5 साल बाद आज ये स्थिति है। हम लोग ये रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में डालने वाले हैं। हमने 13 जो प्रमुख IIMs हैं और जो 13 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं प्रमुख मैनेजमेंट की, उनका आकलन किया। यदि UT डैलस को देखें तो हम 0 से, मतलब हम लोग 100 नंबर पे भी नहीं थे कहीं, आज हम नंबर 2 पे आ गए हैं कि 2023 में सिर्फ 23 पेपर भारतीयों ने छापे UT डैलस जर्नल्स में। माइका में सिर्फ और 2500 मैनेजमेंट स्कूल्स हैं भारत में।
माइका के 2 पेपर उन 23 में से हैं। तो ये है गुरु शिष्य परंपरा का प्रभाव, और नए सिरे से चिंतन करना और नए सिरे से गुरु शिष्य परंपरा को आगे ले जाना, ये हमारा कार्य है, ये हमारा दायित्व है। हम अमृत काल की बात करते हैं, अगले 25 सालों में इस काम को करके दिखाना है। जो हमने इस तरह के छोटे छोटे प्रयोगों में किया है, उसको आज भारतव्यापी बनाना है। और तभी जाके देखिए, मांगे हुए ज्ञान से कोई गुरु नहीं बनता, और विश्व गुरु बनने के लिए तो अपना मौलिक ज्ञान, मौलिक परंपरा, इसका प्रतिपादन करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।